My dear students, previous video about atomic structure we discussed spectrum. पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ा। आज का वीडियो आपके लिए काफी खास है, जिसमें हम दो तीन पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। एक है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और अगला हम जो पढ़ने वाले हैं क्वांटम नंबर। इन तीन चीजों का डिस्कशन आज के इस वीडियो में होने वाला है। सबसे पहले हम समझें कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन या ब्लैक बॉडी क्या होती है। तो नाम से स्पष्ट है, ब्लैक बॉडी उसको कहते हैं एन ऑब्जेक्ट व्हिच आर एबल टू एब्जॉर्ब ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर आने वाली सभी टाइप के रेडिएशन को, सभी प्रकार के लाइट को अगर एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, वो कहलाता है ब्लैक बॉडी। और जब इस ब्लैक बॉडी को किसी पार्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पर रख देते हैं, तो इससे निकलने वाला जो रेडिएशन होता है वो कहलाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्लैंक के क्वांटम थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। यानी इसको हम वेव थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन करते हैं। तो एक तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज क्लियरली एक्सप्लेन द प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो आपने समझ लिया होगा कि ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है। ब्लैक बॉडी आर दोज ऑब्जेक्ट which are able to absorb all type of radiation which are fall on it। जो उसके ऊपर जो भी अलग अलग लाइट या जो भी रेडिएशन गिरता है उसको टोटली अगर हम एब्जॉर्ब कर ले तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाता है। अब अगर हम देखें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। अगर हम बात करें किसी मेटल की, मान लो ये मेटल है, इस मेटल का मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, और इसके ऊपर हम लाइट डाल रहे हैं, इंसिडेंट लाइट। यह है आपकी इंसिडेंट लाइट, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, और इसकी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम स्क्वायर। बस इसी कंसेप्ट पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट हैविंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी ऐसी लाइट जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो, व्हिच आर एबल टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसे कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। हमने क्या कहा कि अगर कोई भी मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई वह बीम ऑफ लाइट जो एबल है उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए, वो कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे, मान लो ये इंसिडेंट लाइट है, इसका फ्रीक्वेंसी है एच न्यू। अब इसके ऊपर ये देखा जाता है कि कोई भी मेटल है, उस मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है, मेटल है सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू जीरो से डिनोट करते हैं। अगर आपकी लाइट की जो इंटेंसिटी है या लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो इलेक्ट्रॉन आर नॉट इजेक्टेड। व्हेन h nu इज लेस देन h nu 0, तो निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। और अगर h nu 0 के इक्वल हो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट दे हैव नो काइनेटिक एनर्जी। यानी उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तभी होगी जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी h nu 0 के मोर होगी। ये किसने कहा? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, जिसके लिए 1921 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। अब इसको उन्होंने मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन किया। उन्होंने कहा कि कोई भी मेटल है, मेटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, दे हैव ए फिक्स अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे, एंड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिनिमम अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड। तो अगर हमारा इंसिडेंट लाइट आ रहा है, इस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर उस इलेक्ट्रॉन के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से या उस मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बट दे हैव जीरो काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन
मान लो अगर हम इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है इतना ज्यादा है एज कंपेयर टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी एंड दे हैव काइनेटिक एनर्जी। तो इसके ऊपर उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन दिया और ये कहा कि जो हम इंसिडेंट लाइट डाल रहे हैं दैट इज एच न्यू, ये बराबर होगा वर्क प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये वर्क क्या है, तो इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या वर्क फंक्शन कहेंगे और हमें मालूम है कि मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये h न्यू 0 के बराबर होती है, तो W इक्वल टू h न्यू 0 हो जाएगा। अब W इक्वल टू h न्यू 0 होगा, इसकी वैल्यू को अगर इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाए तो आपका हो जाएगा h न्यू इक्वल टू h न्यू 0 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्या है, इंसिडेंट लाइट है। ये क्या है, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है या वर्क फंक्शन है जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जरूरी है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और हाफ ए बी स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी है। अगर इसको हम रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं कि हाफ ए बी स्क्वायर दैट इज के ई ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एच को कॉमन कर दो न्यू इक्वल टू न्यू 0। दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन, और इस मैथमेटिकल इक्वेशन को हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन करते हैं, और इस इक्वेशन के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था 1921 में, इसको अल्बर्ट आइंस्टीन को। एक चीज और यहाँ याद रखिए कि द नंबर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट डिपेंड ओनली अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बट द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मोर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड। इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे, ये फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन की सहायता से हम न्यूमेरिकल भी ड्रा कर सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए हम अगले वीडियो में आएंगे। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं जो बहुत ही बर्निंग पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लेसन का, जिसको हम क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। तो एक तरीके से जो हमारा बर्निंग पॉइंट है जिसको हम क्वांटम नंबर कहेंगे, इस क्वांटम नंबर को हम क्या कहते हैं पर ये समझेंगे। क्वांटम नंबर क्या होता है? क्वांटम नंबर a number which can explain the position of an electron in an atom is known as quantum number। या दूसरे शब्दों में कहें कि क्वांटम नंबर एज लाइक पोस्टल एड्रेस which define the exact position of electron in an atom। जिस तरीके से पोस्टल एड्रेस के द्वारा हमारी जानकारी होती है, ठीक वैसे ही क्वांटम नंबर एक नंबर होता है जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉन का पोजीशन हम एटम में फाइंड आउट करते हैं। अब ये जो क्वांटम नंबर होता है ये 4 प्रकार का होता है, जिसको हम नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक एक करके हम समझें। नंबर 2 एजीमुथल क्वांटम नंबर, नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नंबर 4 स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम एक एक चीज को देखेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको किसकी जानकारी देता है? इट टेल अस अबाउट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ये कहो ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की जानकारी देता है, शेल की जानकारी देता है। और किसी भी ऑर्बिट का जो रेडियस होता है इसको हम आरएम कहेंगे, ये बराबर होता है, हमने कहा था पिछले वीडियो में 0.529 इंटू n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। और किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है ये होती है -1312 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर के किलो जूल पर मोल। अब अगर हम देखें तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये जो हमको शेल या ऑर्बिट की जानकारी दे रही है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 और मोर देन 1 लाइक 2, 3, 4 होगा। इसकी वैल्यू 0 कभी नहीं होगी। अगर जैसे मान लो हमको एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हमने ले लिया सोडियम, सोडियम 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन इसका 1s2 2s2 2p6 3s1 हुआ। हमसे पूछेगा
कि सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में जा रहा है, इसकी n की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो हम कहेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल अस द ऑर्बिट या शेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, its value is always 1 2 3 4 5 etc. It clearly represents the orbit or the shell of an electron. किसी भी शेल का रेडियस के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था पिछले वीडियो में 0.529 into n स्क्वायर, जहां n नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है एंगस्ट्रॉम में, और एनर्जी हमने पढ़ा था 1312 माइनस माइनस क्या बता रहा है, माइनस की वैल्यू बता रहा है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाएगा उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता जाएगा वो कम होता जाएगा। तो क्वांटम नंबर के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओनली टेल अस अबाउट द शेल और ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो होता है जिसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर कहेंगे, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें सबसेल की जानकारी कराता है। किसकी जानकारी कराता है, सबसेल की, इलेक्ट्रॉन की सबसेल में। लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वह n-1 के इक्वल होती है, वह n इज द नंबर ऑफ सेल। और ये भी याद रखोगे कि n की वैल्यू, अब अगर मान लो S है, P है, D है, F है, तो L की वैल्यू S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, F के लिए 3 होता है। अब यहां हम देखेंगे कि अगर L की वैल्यू सपोज दैट 1 है, तो निश्चित है कि L की वैल्यू क्या होगी, n-1, तो L की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी तो यहां पे जो सबसेल आएगा वो क्या आएगा, 1s आएगा। अगर n की वैल्यू 2 हो गई, 2 का मतलब 1 और 2, तो निश्चित है कि यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, सबसेल 2s 2p। n की वैल्यू अगर 3 हो गई, 1 2 3, वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 1 2, ये हो जाएगा 3s 3p 3p। और अगर n की वैल्यू 4 आ गई, n की वैल्यू 4 हो गई, तो हो जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ पे l की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3, और ये आपका हो जाएगा 4s 4p 4d 4f। तो हमने देखा कि जैसे जैसे सेल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सब सेल की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हमको ये याद रखना है कि S P D F के लिए L की वैल्यू 0 1 2 3 रिस्पेक्टिवली होगा। अब मान लो हमको अगर निकालना हो, इसको जरा एक एग्जांपल से हम समझेंगे। मान लो हमें कहा जाए कि फास्फोरस 15 जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। हमें कहा जाए कि फास्फोरस 15 के लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर आप निकालें। क्योंकि अभी हमने 2 ही पढ़ा है, n और l, तो अगर हम n देखें तो n की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, 3 आएगी, क्योंकि तीसरे सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और l की वैल्यू इसके लिए 1 आएगी, क्योंकि ये p ऑर्बिटल में जा रहा है, ये p सबसेल में जा रहा है। क्लियर? तो फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस द वैल्यू ऑफ n is 3 and the value of l is 1. Why? Because 3 is the related cell and p is the subcell which value l equal to 1. अब हम चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या होता है? तो जो तीसरा है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसे आप बहुत कायदे से समझेंगे, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन इसी में आप लोगों को होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल की जानकारी देती है। किसकी जानकारी देती है? ऑर्बिटल की जानकारी देती है।
क्योंकि ऑर्बिटल सबसेल में पाए जाते हैं तो इसकी वैल्यू सबसेल के ऊपर डिपेंड करती है और इसकी वैल्यू होती है 2n+1। तो यहाँ लिखोगे कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल इक्वल टू 2n+1, ये हो गया आपका नंबर ऑफ ऑर्बिटल। और हमको देखना है कि उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे टोटल सबसेल में, तो यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब हमको नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिल गया। अगर ये अच्छा लिखेंगे कैसे इस वैल्यू को, तो लिखेंगे -L0 + L। जैसे अगर L की वैल्यू 0 हो तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये याद रखोगे। क्यों? क्योंकि अगर 0 लिखते हैं तो 2 × 0 का मतलब 0, 1 का मतलब एक ही ऑर्बिटल होगा और इसके लिए L की वैल्यू 0 होगी। अगर L = 1 लिखते हैं तो निश्चित है कि 2 × 1 + 1 3 होगा और लिखेंगे कैसे -1 0 + 1, यानी देयर आर 3 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल बनेंगे, एक के लिए वैल्यू -1, दूसरे के लिए 0, तीसरे के लिए +1 होगी। अगर L की वैल्यू 2 हो जाए तो 2 × 2 + 1 5 ऑर्बिटल होंगे, 5 ऑर्बिटल का मतलब आप 5 ही बनाओगे और लिखोगे कैसे -2 -1 0 + 1 + 2। अगर L की वैल्यू 3 हो जाए तो निश्चित है कि M की वैल्यू 2 × 3 + 1 7 होगी। अब आपको 7 ऑर्बिटल बनाने हैं साथ और 7 ऑर्बिटल बनाओगे 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। वैल्यू किसी लिखोगे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ये आप देख लो। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पे गया है तो M की वैल्यू -3 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है तो -2 हो जाएगी, यहाँ गया तो -1 हो जाएगी, यहाँ गया तो 0 हो जाएगी। अब इस चीज को जरा एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। हमने ले लिया पहला एग्जांपल सल्फर का। सल्फर 16 होता है। मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अगर हमसे पूछा जाए कि इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालो तो हम कैसे निकालेंगे? n की वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगी क्योंकि तीसरा सेल है, l की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि p है, और m के लिए अब हम ढूंढेंगे। अगर l की वैल्यू 1 है तो m के 3 मान होंगे और वो मान है -1 0 +1। और अब यहाँ आप 3 ऑर्बिटल बना लोगे और हुक्स रूल के अनुसार p4 का स्ट्रक्चर बनाओगे 1 2 3 और ये 4। अब हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि ये जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तो निश्चित के 12 है, ये आपका 13, ये 14, ये 15, ये 16 है। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? -1 में जा रहा है, तो m की वैल्यू यहाँ हो जाएगी -1। और जो चौथा क्वांटम नंबर है, जो स्पीड क्वांटम नंबर का है, वो ओरिएंटेशन बताएगा। अगर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है तो उसकी वैल्यू होती है +1 और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसकी वैल्यू होती है -1। क्योंकि डायरेक्शन नीचे एंटी क्लॉक होता है, डायरेक्शन ऊपर क्लॉकवाइज होता है। अगर डायरेक्शन नीचे है तो s की वैल्यू आपकी हो जाएगी -1/2। और इस तरीके से ये रहे सल्फर के लास्ट इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर। अब हम चलते हैं अगले एग्जांपल पे। मान लो हमें दे दिया जाए आयरन आपका 26 है। हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसके बाद इलेक्ट्रॉन 4s2 में जाएगा, फिर लिखेंगे 3d6। अब मान लो यहाँ हम एक हमसे पूछ रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन का, और एक हमसे पूछ रहा है कि 23rd इलेक्ट्रॉन का। आप क्वांटम नंबर निकालें तो हम क्या करने वाले हैं? पहले लास्ट इलेक्ट्रॉन कर देंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है क्योंकि एनर्जी लेवल के आधार पर हम चलेंगे तो 3d के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में गया है, उसके बाद 3d में आया है। तो यहाँ के लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी क्योंकि 3 सेल है, l की वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि d है, और m की वैल्यू के लिए रुकेंगे क्योंकि l की वैल्यू अगर 2 है तो m की 5 वैल्यू होगी, जिसको लिखेंगे -2 -1 0 +1 +2। ये 5 ऑर्बिटल आप बनाओगे और इस पांचों ऑर्बिटल में हुक्स रूल के अनुसार हम पार्टिसिपेशन करेंगे। d6 है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये पहले 5
अनप्योर हो जाएगी। उसके बाद एक बच रहा है तो यहाँ है, आप देख रहे हैं कि 20 के बाद ये 21, 22, 23, 24, 25, 26 वाला यहाँ आया है लास्ट का। तो इसके लिए m की वैल्यू -2 हो जाएगी। डायरेक्शन नीचे है तो s इक्वल टू प्लस, डायरेक्शन नीचे है तो माइनस हाफ हो जाएगा। लेकिन वहीं पे हमसे 23वां बोल रहा है, तो 23वां आपको देखो 20 के बाद ये 21 से 22 से 23 वाला यहाँ आया हुआ है 23 नंबर। तो इसके लिए n की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3 ही रहेगी। n की वैल्यू आपकी 2 ही रहेगी, बट m की वैल्यू चेंज हो जाएगी। m की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 0 और s की वैल्यू चूंकि डायरेक्शन ऊपर है तो हो जाएगा +हाफ। ये रहा बेहतरीन क्वांटम नंबर निकालने का बिल्कुल इजीएस्ट आपका मेथड। आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको जो है उनका जो है ऑर्बिटल की जानकारी रखनी है, उनके क्वांटम नंबर की वैल्यू याद रखना है आपको। L M S की वैल्यू आपको याद रखना है कि S के लिए L की वैल्यू क्या होगी, P के लिए L की वैल्यू क्या होगी, G के लिए L की वैल्यू क्या होगी, F के लिए L की वैल्यू क्या होगी। अब हमसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन हमसे पूछता है, ये तो क्वांटम नंबर निकालने का तरीका है, लेकिन कभी कभी हमसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन पूछेगा कि वो बोल रहा है कि यदि किसी एटम के लिए n की वैल्यू 3 है तो n के पॉसिबल मान को कैलकुलेट करो। तो आपको कैसे निकालना है, n इक्वल टू अगर 3 है तो निश्चित है कि 3 कैसे होगा, 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा। तो n की वैल्यू कैसे निकालोगे, n-1, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर क्या बनेगा, दैट इज 3s 3p 3d। तो अगर वो कह रहा है कि l की वैल्यू 3 है तो इसके लिए पॉसिबल l की वैल्यू निकालो। तो l की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 3s आएगी, 3p आएगी, 3d आएगी। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रहा है। वो कह रहा है कि डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉन हैविंग फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, कुछ क्वांटम नंबर दे रहा है। मान लो ये दे रहा है n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0, s इक्वल टू +हाफ। हमसे पूछ रहा है कि इसके लिए आपको डिसिप्लिन इलेक्ट्रॉन हैविंग फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, इस क्वांटम नंबर में जो इलेक्ट्रॉन डिजिट है उसको आप डिस्क्रीट करो और ये बताओ कि इसका क्या इसमें नंबर आएगा। तो आप कैसे निकालोगे, n की वैल्यू 2 है तो यहाँ लिखोगे 2, n की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हो गया s, m की वैल्यू 0 है तो s हो गया। क्योंकि s की वैल्यू +हाफ है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, तो इसको कह देंगे 2s1। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है बी कि n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू आपका +1 है और s की वैल्यू +हाफ है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को डेजिग्नेट करो। तो यहां से शुरू करोगे, n की वैल्यू 3 है तो 3 लिख दोगे, l की वैल्यू 1 है तो p लिख दोगे, m की वैल्यू +1 है तो याद रखो -1 0 +1, इनका नाम क्या होता है, px py pj, तो ये हो जाएगा pj। चूंकि s +हाफ है तो लिख दोगे 3pj1। दिस इज द डेजिग्नेटेड इलेक्ट्रॉन। अगला देखेंगे, हमसे कह रहा है कि n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है और s की वैल्यू -1/2 है। तो निश्चित है कि n की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा, l की वैल्यू 0 है तो s हो जाएगा, m की वैल्यू 0 है तो नो प्रॉब्लम, s में एक आर्बिटल होता है इसका नाम s होता है और s -2 इसका मतलब हो जाएगा 1s2, क्योंकि -2 का मतलब ऑलरेडी +1 +हाफ का इलेक्ट्रॉन आ चुका है और -हाफ सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको कहेंगे 1s2। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
क्वांटम नंबर से रिलेटेड हमसे पूछेगा कि मेंशन द वैल्यू ऑफ n एंड l करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग ऑर्बिटल। वो ऐसे कुछ ऑर्बिटल लिख देगा 1s 2p 3d 4s या 4f 5s 6d और हमसे जानना चाहेगा n और l के मान। कैसे निकालेंगे? यहां पे n की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी और l की वैल्यू 0 हो जाएगी पाएंगे। दूसरा 2p बोल रहा है तो 2p के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और l की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तीसरा 3d बोल रहा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी l की 2 हो जाएगी। 4f बोल रहा है तो 4f में क्या करोगे n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 3 हो जाएगी। 5s बोल रहा है तो 5s के लिए क्या करोगे n की वैल्यू 5 और l की वैल्यू 0। 6d बोल रहा है तो 6d के लिए क्या करोगे n की वैल्यू 6 और l की वैल्यू 2। तो हम याद रखेंगे कि हमको क्वांटम नंबर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हमको सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाद हमको कुछ चीजें याद रखनी है। n हमेशा सेल को रिप्रेजेंट करेगा, l हमेशा सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। सबसेल का आपको मालूम है कि देयर आर ओनली 4 सबसेल s p d f। s के लिए l की वैल्यू 0 होगी, p के लिए l की वैल्यू 1 होगी, d के लिए 2 होगा, f के लिए 3 होगा। आर्बिटल की जानकारी हमने क्या कहा कि अगर l की वैल्यू 0 हो तो m 0 हो जाएगा, l की वैल्यू 1 हो तो m के 3 वैल्यू होंगे -1 0 +1 और अगर -1 0 +1 है तो इनके नाम है p के 3 आर्बिटल होते हैं px py pz। अगर l की वैल्यू 2 हो तो m की वैल्यू 5 होंगे जिनकी वैल्यू होगी -2 -1 0 +1 +2। नाम इनका क्या होगा dxy dyz dzx dx स्क्वायर -y स्क्वायर dz स्क्वायर। इस तरीके से आप अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर पूछता है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके फाइंड आउट करना है, या कोई सबसेल दे रहा है कोई ऑर्बिटल दे रहा है उसको हम डेजिग्नेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमको n l m का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इस तरीके से आज की इस वीडियो से हमने आपको जानकारी दिया ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, और उसके बाद हमने क्वांटम नंबर बताया जो कि काफी वेटेज और इम्पोर्टेंट टॉपिक था एटॉमिक स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एनर्जी लेवल डायग्राम एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल, यानी s का शेप क्या होता है, p का शेप क्या होता है, d का जो है शेप क्या होता है, इसकी जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसके बाद आपको स्टेप टू स्टेप जो भी सिलेबस जा रहा है हमारे वीडियो को बने और देखें, जिसमें हम टॉपिक के वाला जो बुक का जो भी मेंशन सिलेबस है उस हिसाब से हम चल रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको दूर कर दें कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या होता है। ऑर्बिट जो होता है ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्बिटल जो होता है वो सबसेल के अंदर पाया जाने वाला वह प्रोबेबिलिटी है जहां मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होता है, वो ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल इज डिफाइंड दैट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन the maximum probability of finding electron around the nucleus is known as orbital। और ऑर्बिट जिसको 1 2 3 बोलेंगे, ऑर्बिट हैविंग मैक्सिमम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन, जबकि ऑर्बिटल कंटेन ओनली 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। ठीक है, तो अगले वीडियो में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चीजें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सबसे रहेंगे ऑर्बिटल की डिजाइन क्या होती है। ओके, थैंक्स।